मैं डॉक्टर अवंतिका कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट टीवी पीजी कॉलेज कोरबा, एमए सेमेस्टर 2 पेपर 3 के यूनिट 5 के एक चैप्टर यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रोसेस, इस विषय पर अपना ये वक्तव्य दे रही हूँ। कंप्यूटर का उपयोग मनोवैज्ञानिक रिसर्च में। मनोवैज्ञानिक रिसर्च के बारे में मनोविज्ञान के विद्यार्थी जानते ही हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाला शोध कार्य मनोवैज्ञानिक शोध की श्रेणी में आता है। और मनोवैज्ञानिक शोध जो है मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अब मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी आप सभी जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, सोशल साइकोलॉजी, स्पॉन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सब मनोविज्ञान की ब्रांचेस हैं। इन सभी क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में किया हुआ रिसर्च मनोवैज्ञानिक शोध कहलाता है। इसी प्रकार यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में भी आप सभी परिचित हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब उसमें उपस्थित विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जो इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि कोई गणना करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन को छोटा करना है, शॉर्ट करना है, बढ़ाना है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। यानी कंप्यूटर वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना कोई भी कार्य बहुत सरलता से, सहजता से, सही रूप में, कम समय में, कम खर्च में कर सकते हैं। अब क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध एक बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य में अगर कंप्यूटर की मदद मिल जाए तो ये कार्य बहुत सहजता और सरलता और बहुत अच्छे से संपन्न हो सकता है। मनोवैज्ञानिक शोध जो है वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है और वैज्ञानिक पद्धति की ये विशेषता होती है कि इसमें एक निश्चित क्रम होता है। तो मनोवैज्ञानिक शोध जिसके विभिन्न चरण हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं और इन प्रत्येक चरणों में कंप्यूटर किस प्रकार सहायता कर सकता है, करता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक शोध के जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है कंसेप्चुअल फेज, सेकेंड है डिज़ाइन एंड प्लानिंग, थर्ड है डाटा कलेक्शन, नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, उसके बाद है एनालिसिस, फिर है रिसर्च पब्लिकेशन, नेक्स्ट है रेफरेंसेस, आगे है प्लागरिज्म और फिर है ऑनलाइन पब्लिशिंग। तो इस प्रकार ये फेज़ हैं जो मनोविज्ञान के शोध के स्टेप्स कहे जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो शोध कार्य कर रहा है इन्हीं चरणों पर अपना शोध कार्य करता है। तो अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो वो है कंसेप्चुअल फेज़ और इसमें कंप्यूटर किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो कंसेप्चुअल फेज़ जो होती है शोध की पहली प्रक्रिया है, पहला चरण है और इस चरण में सबसे पहले व्यक्ति को किस विषय पर अपना शोध करना है उस विषय का चुनाव करना होता है और ये किसी भी शोध का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जिस पर आपका पूरा शोध कार्य निर्भर करता है। अगर आपका शोध कार्य का जो विषय है वो समाज उपयोगी है और उसके द्वारा आपने कोई फाइंडिंग्स प्राप्त की जिसके द्वारा समाज का विकास हो सकता है, लोगों के लिए उपयोगी है, तो आपका रिसर्च करना सार्थक होता है। तो विषय के चुनाव के साथ साथ आप, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम विषय के चुनाव के साथ साथ प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस का भी चुनाव करते हैं, तो विषय का चुनाव, प्रॉब्लम को चुनना और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। विषय का चुनाव और प्रॉब्लम का निर्माण ये करने के लिए ये आवश्यक है कि मैं पहले ये डिसाइड कर लूँ कि मैं जो विषय चुन रही हूँ इस विषय से संबंधित क्या कोई शोध कार्य पहले हो चुके हैं और अगर हो चुके हैं तो मैं अपना अध्ययन किन बिंदुओं पर केंद्रित करूँ ताकि मेरा अध्ययन पहले किए हुए अध्ययन से थोड़ा सा भिन्न हो या पहले किए हुए अध्ययन में क्या ऐसी कमियाँ थी जिसको मैं अपने अध्ययन में सुधार लूँ। तो इस प्रकार इसके लिए मुझे बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे शोध पत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारी पत्रिकाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारे बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा और पहले ये कार्य किसी लाइब्रेरी में जाके बुक्स को ढूंढकर, जर्नल्स को ढूंढकर और फिर किया जाता था। ये बहुत टाइम टेकिंग होता था, समय तो लगता ही था और उसके बाद लाइब्रेरी के एक टाइमिंग्स होते थे, उस टाइम पे लाइब्रेरी बंद हो गई और आपको अपना कार्य बंद कर देना पड़ता था।
बुक्स को ढूंढना, फिर उस जो हिस्से है उसको ज़ेरॉक्स करा के अपने पास रखना, फिर उस पन्ने को फिर पढ़ने के लिए ढूंढना, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अब ये कार्य कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सहज और सरल हो गया है। आप लिटरेचर जो सर्वे का कार्य है, ये आप बहुत सारे माध्यम के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ई बुक्स के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज के द्वारा, ई जर्नल्स के माध्यम से आपको न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में उपस्थित सामग्री भी बहुत सरलता और सहजता से प्राप्त होती है। ये सामग्री कंप्यूटर में स्टोर रहती है, जब चाहे आप उसको देख सकते हैं। और इसके द्वारा पूर्व में जिस व्यक्ति ने इस विषय पर शोध कार्य किया है, अगर आप उनसे कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो भी आप उनसे कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं, उनके सुझाव ले सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। किसी ब्लॉग में भी आप पढ़कर अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार शोध की पहली प्रक्रिया, विषय का चुनाव, समस्या का निर्माण, आप बैठे बैठे कंप्यूटर में बैठे बैठे बहुत सरलता से, सहजता से, समय के साथ, बिना ज़्यादा परिश्रम के, बिना पैसे खर्च किए हुए आसानी से कर सकते हैं। और आपको सबकी हेल्प भी मिल जाती है, सबके सुझाव भी मिल जाते हैं। जबकि पहले ये कार्य बहुत सीमित हुआ करता था। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो बहुत कठिन है कि वो व्यक्ति आपको समय पर उपलब्ध हो जाए, या उसके विचार, आप बहुत कम व्यक्तियों से इंटरेक्शन कर पाते थे, तो आपके विषय में बहुत सारे विचार शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन अब जो कंप्यूटर के माध्यम से जब आपके पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने अपना कोई सुझाव दिया, किसी ने उसमें कुछ कमियां बताई, तो उसी समय वो हल हो जाती है। इस प्रकार आपके विषय का चुनाव, आपकी समस्या का निर्माण आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिटरेचर भी बहुत सारे पढ़ने को ईजिली मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों के सुझाव मिल जाते हैं। उसके द्वारा आप एक बहुत अच्छा सा विषय का चुनाव कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध की दूसरी अवस्था है डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेज विद कंप्यूटर। डिज़ाइन एंड प्लानिंग के बारे में अब आपने रिसर्च मैथडोलॉजी में पढ़ा होगा कि क्योंकि आप किसी समस्या का अध्ययन कर रहे होते हैं, आप दो वेरिएबल्स लिए होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और किसी भी सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। और ये कैलकुलेशन पहले हम मैन्युअली करते थे, और क्योंकि रिसर्च जो है वो छोटे सैंपल पे नहीं किया जाता, बहुत बड़े सैंपल पे किया जाता है, तो मैन्युअली जब आप इसका कैलकुलेशन करते थे तो थकान की वजह से, कई बार मैन्युअली मिस्टेक्स हो जाने से आपकी जो गणना है वो बहुत प्रभावित होती थी। तो आजकल कंप्यूटर में इतने सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। और डिज़ाइनिंग की बात कर रही थी मैं, डिज़ाइनिंग में आप ऐसे क्वेश्चनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डिज़ाइन किया आपने, तो ऐसे क्वेश्चनर बना लिए जिसके द्वारा आप लोगों को ये क्वेश्चनर आप इसी इंटरनेट के माध्यम से भेजें और उनके द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर के द्वारा लोड किया गया है, तो उसका कैलकुलेशन भी आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। यानी एक तो आपका डाटा कलेक्शन या डिज़ाइनिंग, आपको डिज़ाइनिंग मिली इसमें, उसके द्वारा कलेक्शन भी हुआ, और उसके बाद रिज़ल्ट भी प्राप्त करना आपके लिए बहुत सरल हो गया। इसके अलावा आप पायलट स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपने डिज़ाइनिंग की है कि मैं इस प्रकार के इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लूँगी, इस तरह से लूँगी, मैं इसमें इस प्रकार का टेस्ट अप्लाई करूँगी, पर क्या इसके द्वारा मैं जो रिज़ल्ट चाहती हूँ वैसा ही मिलेगा या नहीं। क्योंकि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा जो रिसर्च होता है बहुत बड़े सैंपल पर आधारित होता है, तो इतने बड़े सैंपल के साथ जब मैंने रिसर्च किया और जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, तब मुझे लगा कि स्टडी उस दिशा में नहीं जा रही है जैसा मैंने सोचा था, तो हम पायलट स्टडी कर सकते हैं। पायलट स्टडी में हम एक छोटे से सैंपल के साथ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्वेश्चनर का यूज़ करके ये स्टडी करते हैं,
और जब हमें जैसा मैं रिज़ल्ट चाहती थी वैसे ही फाइंडिंग्स मिलती है तो फिर मैं अपने कार्य को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इस प्रकार कंप्यूटर ने न केवल डिज़ाइनिंग में मदद की रिसर्चर की, बल्कि पायलट स्टडी भी करना उसके लिए बहुत इजी रहा। बहुत थोड़े से समय में उसे पायलट स्टडी के माध्यम से ये पता चल गया कि हाँ, उसने जो विषय चुना है, जो डिज़ाइनिंग यूज़ की है और जैसी वो फाइंडिंग्स चाहता है उसे इस रिसर्च के माध्यम से मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेज है डाटा कलेक्शन फेज़। तो जैसे मैंने अभी कहा, डाटा कलेक्शन फेज़ तीसरा फेज़ होता है। हमने विषय का चुनाव किया, समस्या चुन ली, उसके बाद सेकेंड फेज़ में हमने डिज़ाइनिंग की और थर्ड फेज़ में हम डाटा कलेक्शन करते हैं। पहले हम डाटा कलेक्शन का काम मैन्युअली ही करते थे। मैन्युअली करने के लिए हमने जिन लोगों का चुनाव किया है, जब हम उन तक पहुंचना कई बार आसान नहीं होता था, उनसे मिलना आसान नहीं होता था, उनके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता था। लेकिन अब यही काम, डाटा कलेक्शन का काम, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है और उसके अनुसार क्वेश्चन डेवलप किया है, तो मैं अपना डाटा कलेक्शन का काम कहीं पर बैठे बैठे कर सकती हूँ और बहुत कम समय में एक बहुत बड़े सैंपल के साथ मेरा डाटा कलेक्शन बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से और एक्यूरेट वे में हो जाता है। अब क्योंकि इसमें जो स्टैटिकल एनालिसिस होता है डाटा कलेक्शन में, वो भी मैंने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया है, तो मेरा डाटा कलेक्शन आने के साथ साथ उसका रिज़ल्ट प्राप्त करना भी मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक शोध की तृतीय अवस्था जो डाटा कलेक्शन की होती है, ये कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सॉफ्ट, बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट स्टेज में हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं और उसका स्टोरेज, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब ये कार्य मैन्युअली किया जाता है, तो मैन्युअली करने में हमने जो डाटा कलेक्शन किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और फाइल्स में रखा जाता है, तो उन फाइल्स को रखना और उनको बार बार पलट कर देखना और जब ज़रूरत हो तो इतने सारे पन्नों को पलटना बहुत कठिन हुआ करता था। वही जब हम कंप्यूटर की सहायता से डाटा कलेक्शन करते हैं और उसको कंप्यूटर में ही स्टोर करके रख देते हैं, तो ये बहुत आसान होता है। और क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले कहा, हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो उसके द्वारा, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा हमारी फ़ाइल बहुत सुरक्षित रखी रहती है सालों साल। और उसके अलावा जब हमें चाहना, जब मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मैं बहुत आसानी से उसको प्राप्त कर सकती हूँ। इसके अलावा हमको डाटा एंट्री में हेल्प करता है। मान लीजिए अगर मैंने क्वेश्चनर नहीं यूज़ किया है, मैंने कोई और मेथड से डाटा कलेक्शन किया है, तो मैं अपने डाटा को कंप्यूटर में एंट्री कर सकती हूँ, उसकी एडिटिंग इसमें कर सकती हूँ, उसका मैनेजमेंट भी इसमें कर सकती हूँ। और जब मैंने इसमें डाटा को डाल दिया, तो उसका स्टोरेज सालों साल तक सुरक्षित रहता है और जब चाहे, जहाँ चाहे, मैं उसको प्राप्त कर सकती हूँ। अब क्योंकि इसके द्वारा मैंने डाटा कलेक्शन और स्टोरेज कंप्यूटर के माध्यम से किया है, तो जब मैं प्रोसेसिंग करती हूँ, तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ बहुत बड़े बड़े डाटा जिनको पढ़ना, उसके अंकों के माध्यम से पढ़ना बहुत कठिन होता है, तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं उसका रिज़ल्ट ग्राफिकल वे में प्राप्त कर सकती हूँ और ऐसे ग्राफिकल चार्ट को पढ़ना बहुत आसान होता है। तो मैं अपने रिसर्च के दौरान पाई हुई फाइंडिंग्स को बहुत आसानी से वर्णित भी कर सकती हूँ। तो डाटा कलेक्शन और स्टोरेज का ये फेज़ कंप्यूटर की सहायता से बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट फेज़ है डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने जैसे कहा कि अगर मैं अपना काम, मान लीजिए मैंने डाटा कलेक्शन का कार्य क्वेश्चनर के माध्यम से नहीं किया है, तो अब मैं एनालिसिस करना चाहती हूँ कंप्यूटर से, तो हमारे पास डाटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक शोध के दौरान बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट किए जाते हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, एनकोवा, और इन सभी का जो गणनाएं होती हैं, मैन्युअली करने में हो सकता है किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा अगर ये टी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, एनकोवा
को किया जाए तो उसमें गलती होने की संभावना भी कम होती है। ये बहुत फास्ट भी होता है और बिना थके इसके द्वारा हमें एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे SPSS, स्टेटस, SC, और इस जो रिज़ल्ट मिलता है उसको बताना भी बहुत आसान होता है। अगर मैंने उसको ग्राफिकल वे में बताया तो मिलने वाले रिज़ल्ट की व्याख्या ग्राफिकल रूप में करके मैं बहुत सरलता से अपने रिज़ल्ट की व्याख्या कर सकती हूँ। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर की सहायता से हमने मनोवैज्ञानिक रिसर्च के सारे स्टेप्स को बहुत सरलता से किया। विषय का चुनाव किया, फिर मैंने डिज़ाइनिंग की, फिर मैंने डाटा कलेक्शन कर लिया, एनालिसिस कर लिया। अब जब रिज़ल्ट भी निकाल लिया तो अब जो कार्य मैंने किया है उसको मैं जब तक सबको नहीं बताऊंगी, अगर मैंने कोई फाइंडिंग्स प्राप्त की है जो समाज उपयोगी है, लोगों के लिए काम आ सकती है या इसके आगे के रिसर्च के लिए आवश्यक हो सकती है, तो आवश्यक है कि मैंने जो कार्य किया है उसको मैं पब्लिश करूं, ताकि मेरे द्वारा किए हुए कार्य को जानकर लोग इससे संबंधित लाभ ले सकें। तो इसके लिए इसका पब्लिकेशन होना बहुत आवश्यक है। पहले ये कार्य बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब पहले ये कार्य के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता था, बताना पड़ता था और फिर अपने पेपर्स को लेकर घूमना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि आपका जो रिसर्च है आपके पास PDF फाइल के रूप में हो सकता है और आप उसको नेट के माध्यम से सभी लोगों तक आसानी से भेज सकते हो, और इसलिए इस प्रकार आप एक बहुत बड़ा कार्य बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में सब लोगों तक इसको पहुंचा सकते हो। तो इस प्रकार आपके किए हुए कार्य को सब लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। रेफरेंसेस एंड कंप्यूटर, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान, जैसा मैंने अभी कहा कि हमने रिसर्च के दौरान बहुत सारे लिटरेचर पढ़े, हमने ई-बुक्स, ईमेल और इसके माध्यम से, और उन सब से जो भी हमने प्राप्त किया उसके बारे में, उस कंटेंट्स के बारे में हमको अपने जिस थीसिस या रिसर्च में हम उसका वर्णन कर रहे हैं, तो जिसके चैप्टर्स या जिसकी जो भी पार्ट को हमने अपने इसमें शामिल किया है, हमें उनके बारे में रेफरेंसेस में बताना पड़ता है। और रेफरेंसेस लिखने का कुछ एक पर्टिकुलर तरीका होता है। तो ये रेफरेंसेस अल्फ़ाबेटिकली अगर लिखे जाते हैं, तो ये रेफरेंसेस को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने का कार्य अगर हम मैनुअली करें तो ये बहुत टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है और करने में बहुत बोझिल भी हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिसमें अगर हमने बता दिया हमें अल्फ़ाबेटिकली चाहिए या क्रोनोलॉजिकल चाहिए या हमें इस प्रकार चाहिए, हम जिस भी मेथड से चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। आप उनके माध्यम से अपने रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो आपका ये कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से रिसर्च की प्रक्रिया में बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है प्लैगियरिज्म डिटेक्शन। प्लैगियरिज्म का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपने अपने रिसर्च के दौरान किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई सामग्री को कॉपी किया है तो ये 15%, 10% तक मान्य है, और इसके अलावा इससे ज़्यादा परसेंट अगर आपने शब्दशः लिया है और उसको उल्लेखित नहीं किया रेफरेंसेस में, तो ये प्लैगियरिज्म की श्रेणी में आता है। तो आजकल प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बन गए हैं जिसके माध्यम से ये बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। अगर आपने अपनी रिसर्च में किसी की हुई कार्य को कॉपी किया है, उसके लिखे हुए शब्दों को कॉपी किया है, तो प्लैगियरिज्म डिटेक्शन के द्वारा आपका किया हुआ कार्य तुरंत पकड़ में आ जाता है। तो अगर आपने किसी वजह से कभी कहीं पर कुछ शामिल कर लिया तो प्लैगियरिज्म डिटेक्शन का उपयोग करके आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने उस पोर्शन को हटा भी सकते हैं, या उस पोर्शन की सामग्री को उस रेफरेंसेस में शो करके भी आप उससे प्लैगियरिज्म से बच सकते हैं।
तो इसलिए प्लेगरिज्म डिटेक्शन जो है ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे कभी भी कहीं भी किसी की ली हुई कॉपी की हुई चीज़ को पकड़ा जा सकता है। तो हम इससे सावधान रह सकते हैं कि गलती से हमने कहीं किसी का एज इट इज़ तो नहीं उतार दिया, और अगर उतारा है तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है, तो फिर हम अपनी इस भूल को सुधार लेते हैं। या तो हम उन्हें रेफरेंसेस में बता सकते हैं, या अगर वो सामग्री हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो हम उन्हें अपने शब्दों में आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं। ऑनलाइन पब्लिशिंग, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर मेरा किया हुआ कार्य लोगों तक ना पहुँचे तो उस किए हुए कार्य की सार्थकता नहीं है। तो किए हुए कार्य को सब तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन पब्लिशिंग, और इसके लिए भी कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने किए हुए कार्य को, मनोवैज्ञानिक शोध को पब्लिश करा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंप्यूटर ने मनोवैज्ञानिक शोध की सभी प्रक्रियाओं को प्रत्येक स्टेज में बहुत सरलता से, सहजता से किया, और कंप्यूटर के माध्यम से हमारे श्रम की बचत हुई, हमारे समय की बचत हुई। हमारे द्वारा किया हुआ कार्य हो सकता है मैनुअली हमारे मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंप्यूटर के कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं होती। तो मनोवैज्ञानिक शोध में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब हर चीज़ की कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानि भी होती है। अब कमियों के बारे में ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर का उपयोग मनोवैज्ञानिक शोध में करने के लिए ये आवश्यक है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो। आप जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर बहुत पोर्टेबल है, आप इसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है अशिक्षित लोगों के साथ इसका उपयोग करना संभव नहीं होता है। Thank you.